गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम बोर्ड में। क्लास दिख रही है, चल रही है, आवाज़ सुन। हाँ जी, हमारे साथ में दूसरे के साथ में है। हम सभी को आवाज़ सुन रही होगी, दिख रही होगी। प्रियंका, बताना इनका। ओके, ऑल क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया। 1 मिनट का समय दें प्लीज। हाँ, मैंने एक नोट्स भेजा है, अभी देखना थोड़ा सा। है ना, देखना आप थोड़ा सा, एक नोट्स भेजा है उसको एक बार चेक कर लेना। जी, ओके। वॉइस लेवल तो बढ़ा लूं? अरे वो कोई काम आ गया था भाई बीच में। चलो, स्वाति, विशाल पटेल, निर्मला, रजिया, साहिल, प्रवीण, मैंने एक नोट्स भेजा, उसको थोड़ा सा देख लेना। दिव्या का इतिहास बोध है, और शाम तक भाषा शिल्प, वो दोनों भी अपलोड करा दूंगी। ठीक है, एप्लीकेशन पर भी आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। उधर आ गया होगा, अगर कोई स्टूडेंट्स उससे जुड़े हैं तो वहां पर आ गया होगा, है ना। तो थोड़ा सा देख लेंगे उसको, कि उसको समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं, हम कल पढ़ रहे थे यहाँ पर मैला आंचल, है ना, मैला आंचल का 4th पार्ट है। और इसमें चीजें आपको समझ आ रही होगी। हमने कहा आपको कि भाई यहाँ पर एक दूसरे से आपस में सब लोग चिढ़ते हैं, एक दूसरे से द्वेष भावना रखते हैं। राजपूत टोला जो है यादवों से, यादव कायस्थों से, कायस्थ ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण तीसरी शक्ति के रूप में बने हुए हैं। ठीक है जी, ब्राह्मण क्या है, तीसरी शक्ति के रूप में बने हुए हैं ब्राह्मण। पर अगर बात करी जाए, ये दोनों काफी ज्यादा पॉपुलर तरीके से अपने आप को स्थापित किए हुए हैं ना। और आपस में एक देख के दूसरे को ठंडा नहीं है, मतलब सब आपस में एक दूसरे से भिड़ी रहे हैं, एक दूसरे को मार काट पे ही मचे हुए हैं। कि मतलब हमें अगर ये प्राप्त हो जाए, है ना, तो एक दूसरे को खाई डालेंगे। पर वो अलग की बात है कि दोनों एक दूसरे को देख करके जो है शांत नहीं है बिल्कुल भी, है ना, शांत नहीं है। है ना, समझ में आ रहा है, उसकी लैंग्वेज वगैरह समझ में आ रही है, इसलिए मैंने ऐसा डाला अभी कि आपको लैंग्वेज, क्योंकि बहुत संभल के उसमें लिखना पड़ता है, काफी टफ है वो चीजें ना। टफ इन द सेंस, टफ कैसे है, टफ इसलिए है क्योंकि भाई भाषा ही इतनी टफ है, क्या कर सकते हो आप, है ना। भाषा वगैरह काफी ज्यादा टफ है उसकी, तो इसलिए चीजें ज्यादा दिक्कत में आ जाती है, और कुछ नहीं। ओके। हम्म। समझ में आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। एक सेकेंड।
देखा नहीं, एक बार देख लेना। जाति नारी हो चुका है जी, बिल्कुल। और अभी क्या बचा है? जातियों की स्थिति पता चल गई, क्या है जाति में मार काट मच रही है। यहाँ पर क्या है अब, धार्मिक प्रवृत्तियां कैसी है वहां पर, है ना, धार्मिक जीवन उनका कैसा है। धर्म के नाम पर शोषण कर रहे हैं एक नंबर का। धार्मिक, ऐसा लिखे, मैला आंचल में आंचल का में अभिव्यक्त धार्मिक पक्ष, है ना, में अभिव्यक्त धार्मिक पक्ष। अब आप देखो, अगर आप अपनी सोसाइटी में थोड़ा सा नजर घुमाओ, वहां पर आपको पता चलेगा कोई भी धर्म हो, धर्म की आड़ में धर्म कोई नहीं सिखाता कि तुम गलत करो। हिंदू, पारसी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, किसी धर्म में ऐसा नहीं लिखा कि तुम गलत करो। गलत कौन करता है? जब धर्मों को पुनर्परिभाषित कर दिया जाता है। पुनर्परिभाषित का क्या मतलब हुआ? अनामिका इसमें है नहीं आपके सिलेबस में, बट आंचलिक उपन्यास जब आप देखोगे, चाहे वो परिकथा हो, चाहे वो मैला आंचल हो, उसमें आपको समझ होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से 6-7 क्लास आप इन्वेस्ट कर सकते हो उसके समझने के लिए, ठीक है। उसमें आपका, उसमें नहीं है सीधे सीधे, उसमें नहीं है सिलेबस में। तो कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म कभी भी किसी को तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म को जब हम मिस इंटरप्रेट करते हैं तब दिक्कत होती है। वही इसमें भी हुई है, मिस इंटरप्रेट। नेहा वो लग जाएगा, नहीं लगा होगा अभी, ठीक है। मेरीगंज में धार्मिक पक्ष से जुड़ा हुआ मठ एक विशेष भूमिका में नजर आता है। जहां से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपने आप को कुंठित सा महसूस कर रहा है। अब आप एक बात बताओ मुझे, आश्रम सीरीज देखी आप लोगों ने? आश्रम सीरीज देखी आप लोगों ने? बिल्कुल, पुनर्परिभाषित करना, यानी कि पुनर्परिभाषित। जैसे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का क्या हुआ? बौद्ध कोई ऐसे धर्म नहीं है। बौद्ध इज अ, जैसे मैंने रियलाइज करा, इट्स अ लाइफ स्टाइल, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। एग्जैक्टली, वे ऑफ लिविंग, कैसे जिया जाए। इट्स नॉट अ रिलीजन। हमने उसको धर्म बनाया। हमने, बुद्धा ने कभी नहीं कहा कि मैं बौद्ध धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। भले हम पढ़ते हो उसमें बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई। दैट इज नॉट अ रिलीजन। तो जो एक वे ऑफ लिविंग है, उनको शुरू करा उन्होंने। चलो जी, शुरू हो गया, भारत से शुरू हुआ, ओके जी। भारत में एक नई, मतलब भारत की एक विशेषता है कि यहाँ से जो शुरू होती हैं चीजें, उसमें 4 चीजें और एक्स्ट्रा मिला लेते हैं हम लोग, और 4 चीजें एक्स्ट्रा मिलाकर उसे उसके मौलिक स्वरूप में नहीं रहने देते हैं। जैसे आप देखो, इटालियन खाने को हमने ऐसी बैंड बजाई है, अगर इटली वाले आगे खा ले तो अपना माथा फोड़ लेंगे। हर चीज में तड़का लगाते हैं हम लोग, समझ रहे? चाइना में चाइनीज फूड खाया जाता है तो वो उबला हुआ होता है,
देखा है चाइना वगैरह में या अदर कंट्रीज में, देखा है फैट बढ़े हुए। भारत में देखो हर चीज में छौंक लगा देते हैं, बिल्कुल तेल भर लेते हैं, स्वाद करना है उसमें, लहसुन प्याज भर भर के। तो हम ना उसके मौलिक स्वरूप में नहीं रहने देते, चाहे धर्म हो, चाहे सब्जी हो, चाहे खाना हो, चाहे कपड़ा हो। हमारी खास बात है ये, ठीक है, क्या है खास बात है हमारी, ठीक है। तो बौद्ध धर्म जब देश के अन्य भागों में फैला, जैसा आप सभी ने इतिहास में पढ़ा होगा कि अशोका के बेटा और बेटी, क्या नाम था बेटे का, महेंद्र, और बेटी का संघमित्रा, पहुंचे भाई श्रीलंका, धर्म का प्रचार प्रसार किया, लोगों की समझ में आई बात। आज आप देखोगे तिब्बत, चाइना, आज आप देखोगे म्यांमार, तो कई देशों में आजू बाजू पहुंच गया बौद्ध धर्म। उन्होंने उसे एज इट इज स्वीकार कर लिया, जैसे मौलिक स्वरूप में वो था। कोई अगर यहाँ पर ब्राह्मण हो तो बुरा ना माने, उस चीज को पर्सनली नहीं लेना है हमें, किसी भी जाति धर्म को। तो हमारे यहाँ पर ब्राह्मण धर्म का भी प्रभुत्व था, और ब्राह्मण धर्म ने अपनी क्रियाकर्म उसमें जोड़ जोड़ के बहुत सारी चीजें, उसका अलग ही एक धर्म बना दिया। अब यहाँ पर जो वापस बौद्ध धर्म को लेकर आए हैं वो है एस.एन. गोयंका जी, सत्यनारायण गोयंका, अगर आपने नाम सुना हो तो। एस.एन. गोयंका जी थे तो यही, उनके फोर फादर वगैरह इंडियन थे, भारतीय थे, और उनके माता पिता भी यहीं पर रह गए थे। वो चले गए थे जो आज का म्यांमार है उसमें। अब हुआ क्या दिक्कत कि वहां पर वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जैसे अंबानी अडानी जी हैं वहां के। अब क्या हुआ कि बहुत, मैं बाद की बात बता रही हूँ, अब आधुनिक युग की बात बता रही हूँ। वो फैला हुआ विस्तार कई देशों तक फैला, देशों देशों तक फैला, बुद्धा की ख्याति फैली, लोग नालंदा तक्षशिला और सारनाथ यहाँ पर आए, टूरिज्म बढ़ा हमारे देश का, लोगों ने देखा अच्छा यहाँ बैठ करके लोग जो है बुद्धा अपने शिष्यों को वो दिया करते थे, है ना, यहाँ पे अच्छा इनलाइटमेंट हुआ, कुशीनगर गए, यहाँ गए, वहां गए, बहुत। अब हुआ क्या कि जैसे 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 धर्म का फैलाव होता गया, उन देशों ने तो वैसे ही उसको प्रिजर्व कर लिया, और गुरु शिष्य पद्धति में चीजें आगे बढ़ती रही। हमारे यहाँ अलग चक्कर हो गया, हमारे यहाँ उसमें गुरुडम को जोड़ दिया। हमारे यहाँ गुरु नहीं, गुरुडम होता है। गुरु बड़ी पवित्र चीज है जो आगे उस चीज को ट्रांसफर करती है, ठीक है। अब हमारे क्या हुआ कि हमने उन चीजों को आगे बढ़ाने की बजाय उनमें चीजों को मॉडिफिकेशन करना शुरू कर दिया। ना धड़ हम वर्णाश्रम बना पाए, ना धड़ ब्राह्मण धर्म को चला पाए, ना धड़ हम उसको चला पाए, एक भी हम कुछ नहीं करे, हम सारी में मिसमैच करना शुरू कर दिए। अब म्यांमार में एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे एस.एन. गोयंका जी, बड़ा नाम, बड़ा ग्रुप। तो यहाँ पर क्या होता है, ये नहीं है जो ये गोयंका ग्रुप चलता है, गोयंका स्कूल, गोयंका, जीडी गोयंका, ये अलग बात है, जीडी गोयंका अलग है। मैंने क्या बताया, एस.एन. गोयंका, गोयंका सरनेम, ठीक है। तो एस.एन. गोयंका जी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनको माइग्रेन की दिक्कत होती थी। तो माइग्रेन, आपको ये तो नहीं लग रहा कहानी से दूर चले गए, मैं कुछ स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही हूँ। कहानी से दूर किस किस को लग रहा है वो थोड़ा सा बता दे, बताए। ओके,
ठीक है। तो एसएन गोयनका जी के माइग्रेन का इशू था और टाइम उतना मिलता नहीं था, देश विदेश यहाँ वहां यात्राएं कर रहे हैं, कभी समय नहीं मिला। तो किसी ने उन्हें बताया कि सयाजी उयोकामा करके एक पहाड़ के पीछे कोई बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं और वहां पर 10 दिन जाकर के अपना रहो तुम। तो इन्होंने विश्वास नहीं किया, ये बोले मुझे तो लत है पीने वीने की, और मतलब वहां पे तो सब अवॉइड करा देते होंगे, कह रहे हाँ स्मोकिंग भी नहीं करने देते, बाप रे मैं कैसे रहूंगा। बाद में माइग्रेन बढ़ने लगा और ये वो लेने लगे जो इंजेक्शन आता है उसके लिए, और बहुत बड़ी बड़ी गोलियां खाने लगे, दवाइयां खाने लगे, आराम नहीं पड़ा। उसके बाद 1-2 साल बाद गए मैं वहां पर, गए तो वहीं के होके रह गए, सब इंडस्ट्री सब बिजनेस नहीं, ये सब मोह माया। बहुत सालों के बाद इन्होंने सोचा कि भारत का भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है, भारत ने ही ये पद्धति दी, और ये सयाजी उयोकामा के बहुत प्रिय शिष्य बन गए। उसके बाद इनके माता पिता भारत में रहते थे, इन्होंने कहा भारत का इतना बड़ा ऋण, और मैं अगर वैसे तो माँ बाप के ऋण से कभी ऋण नहीं हुआ जाता, आप इस चीज को भूल जाइए, ठीक है। यहाँ पर क्या कि हम ये सोचे कि मैं माँ बाप को जो 2 साड़ी 4 सोने का कंगन ये सब दे दूं और 4 धाम की यात्रा करा दूं तो मेरा कर्जा उतर गया, कभी नहीं उतरेगा। इन्होंने सोचा कुछ अंश में अगर माँ बाप का कम कर पाऊं, उनको ये विद्या सिखा करके, तो मुझे भारत जाना चाहिए। वो तो आए नहीं उधर, भारत से उनकी भावनाएं जुड़ी हुई थी। उस समय भारत म्यांमार रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट थी, जिससे बैन था, न भारत से वहां कोई जा सके न भारत में कोई आ सके। इन्होंने भारतीय सरकारों से और म्यांमार सरकारों से इस विषय में विशेष अनुमति मांगी। अब अंबानी जी को विशेष अनुमति मांगे, खैर अब तो अलग ही सीन है, तो मिल जाएगी, और वो भी अच्छे कार्य के लिए। तो इन्होंने कहा मुझे जाने दीजिए, इनको आने दिया। इन्होंने अपने माता पिता और 1-2 मोहल्ले के आदमियों से वो पद्धति शुरू करी और ध्यान और मेडिटेशन की प्रक्रिया को शुरू कराया। एसएन गोयनका जी भारत के ही होके रह गए कई वर्षों, 40-50 वर्षों बाद उनकी जब मृत्यु हुई, यहीं पर हुई, मुंबई में, नासिक में, मुंबई नासिक में कहीं पर। तो ये है कि उन्होंने उस धर्म को वापस, उस वे ऑफ लिविंग को वापस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी। तो यहाँ पर जो मठ है या जो मंदिर है या जो गुरुद्वारे हैं, उनमें कभी कोई पाप करना नहीं सिखाएगा। पाप कौन करता है? हम करते हैं। आश्रम सीरीज में रियलिटी पर बेस्ड है वो, हालांकि उसमें न्यूडिटी और ये सब चीजें, वॉयलेंस, सेक्स, ये सब चीजें काफी ज्यादा हद तक दिखाई गई हैं, उतनी आवश्यकता नहीं थी मेरे हिसाब से। तो पर रियलिटी है, कोई भी गुरु हो, कोई भी वे ऑफ लिविंग हो, कोई भी टीचिंग हो, कभी कोई बुरा नहीं सिखाता, बुरा हम खुद करते हैं। आश्रम में दिखाया गया है उस सीरीज में कि अंदर ड्रग्स मिलाई जाती है लड्डुओं में, और यूथ लोग जो हैं उन लड्डुओं को खा रहे हैं और ड्रग्स के एडिक्ट होते जा रहे हैं। जो लड़कियां हैं उनका यौन शोषण होता है, लड़कियों को देखा जाता है, यौन शोषण होता है। अगर किसी लड़के की शादी हो गई, विवाह हो गया, उसके ऑर्गन तक को कटवा दिया जा रहा है, उसकी बीवी को खुद हड़प लिया जा रहा है, हड़पे हड़पाई मची पड़ी है, एक से भी नहीं पेट भर रहा है, हजारों। और बाहर कैसा चेहरा, बाबा जाने मन की बात, बाहर अलग चेहरा है, अंदर बाबा जो है दारू दुख के पी रहे हैं, लोगों को मर्डर कर रहे हैं, मरवा रहे हैं, मार रहे हैं। तो 2 फेजेस, और ये हुआ है, ठीक है। डेरा सच्चा सौदा, राम रहीम, आशा राम जी, हुआ है ये देश में। अबोध कन्याओं को, अबोध बालकों को नशे कराए गए हैं, उनका यौन शोषण किया गया है, न जाने कितने बच्चे आगे पढ़ के आगे निकल जाते। तो धर्म के नाम पर जो ये चीजें होती हैं, इसलिए, और बहुत पढ़ा लिखा युवक, पढ़ा लिखा वर्ग, कोई इंजीनियर है, कोई आईपीएस ऑफिसर है, जा रहे हैं ऐसा क्यों? तार्किक क्षमताओं का अभाव है, डर बड़ी चीज है, डरा देते हैं, ये हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा, तो सब डर जाते हैं, सब क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। चलिए, यही यहां हो रहा है। यहां पर खुद की शादी करनी नहीं है, शादी करेंगे तो फिर ये ढोंग कैसे कर पाएंगे? बच्ची को रख लिया है अंदर, उसको कर रहे हैं यौन शोषण, आवाजें आती हैं, चिल्लाहट होती है मठ से, कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि पूछ ले किसको क्या कर रहे हो तुम। मेरीगंज में धार्मिक पक्ष से जुड़ा हुआ मठ
एक विशेष भूमिका में नजर आता है, जहां से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपने आप को कुंठित सा महसूस कर रहा है। मेला आंचल में इसी पक्ष को पुरजोर तरीके से दिखाया गया है, जिसमें महंत जी रिप्रेजेंटेटिव, महंत जी धर्म के रिप्रेजेंटेटिव हैं, महंत जी मठ के रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, डन। जी, बताओ। बिल्कुल, तरुण जी बता रहे हैं इनके यहाँ दहेज की घटना, ये नित्य प्रतिदिन होती है इस तरीके की घटनाएं, फिर भी बाज नहीं आ रहे। दहेज के लिए कानून है, नहीं लेना है, फिर भी लोग अंदर ही अंदर जो है, एक तो कानून बनाते समय भी उसमें अलग टिप्पणियां लिख देते हैं कि एज अ गिफ्ट ले सकते हैं। अरे भाई क्यों ही ले सकते हैं एज अ गिफ्ट, ठीक है, क्यों ही ले सकते हैं। ठीक है जी, ये चीज समझ में आ गई। महंत जी यहाँ पर कौन है? महंत जी यहाँ पर उसके प्रतिनिधि हैं। लिखे, महंत जी आजीवन विवाह नहीं करते। ढोंग करा लो इनसे, कम से कम एक औरत को रखो अपने साथ परमानेंट तरीके की, उसको भी इज्जत दो, खुद को भी दो, परिवार बढ़ाओ, बाबा बन जाओ, क्या हो गया उसमें? कौन कहता है कि बाबा बनने में दुविधा होगी पत्नी के आने से? वो भी साथ देगी तुम्हारी साधना में, पूजा पाठ में। बनो बाबा, भक्त आएंगे, विश्वास करेंगे तुम पर कि बाबा जो है अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए हैं, बच्चे हैं घर में, लोग हैं, आपको भी गृहस्थ जीवन का। कौन कहता है कि औरतें बाधा बन जाती हैं तुम्हारी उसमें? और रोज चाहिए, मतलब वैसे नहीं चाहिए, परमानेंट है। चलिए, महंत जी आजीवन विवाह नहीं करते हैं, दिखाने के लिए ढोंगी ब्रह्मचारी है ना, करते हैं क्योंकि यदि वे विवाह करेंगे, यदि वे विवाह के बंधन में बन जाएंगे तो महंती चली जाएगी, और महंती भैया बहुत एकदम रेप्यूटेड जॉब मिली हुई है एकदम से। विवाह करते हैं तो महंती के या महंत के पद से हाथ धो बैठे। और यदि विवाह नहीं करते तो भौतिक सुख सुविधाओं से वंचित है, कुंठित है, मन ही मन हर लड़की को देखकर, हर औरत को देख करके मन करता है कि इसके साथ व्याभिचार करूं, इसके साथ शारीरिक क्रियाओं में संलिप्त हो जाऊं। कैसी मानसिक दिक्कत है भाई। ठीक है। और यदि विवाह करते हैं, नहीं, यदि विवाह करते हैं, यदि विवाह नहीं करते हैं
तो भौतिक और शारीरिक, भौतिक एवं सांसारिक सुखों से वंचित है, जिसके कारण मन में कुंठा पाले हुए हैं, जिसके कारण मन में वंचना से कुंठा पाल रखी है। तो करना तो सब है, पर छिप के करना है, किसी की इच्छा के विरुद्ध करना है, करना सब है। ठीक है, लिखें, लिख लिया ये। कुंठा पाल रखी है इस चिंता एवं कुंठा के समाधान के रूप में मठ के पुराने सेवक की बेटी लक्ष्मी को अपने घर पे ले जाते हैं, मठ में, है ना। लक्ष्मी को मठ में ले आते हैं, उसके साथ खुश रहेंगे अब। लिख लिया। सांसारिक सुख क्या है, जिन्हें देख के जो शॉर्ट टर्म सुख हमें अच्छे लगते हैं। भौतिक सुख जो शारीरिक स्तर पर हमें प्रसन्नता प्रदान कर दे। ऐसा लगता है लोगों को, अच्छा कपड़ा पहन लिया, किसी ने चार प्रशंसा कर दी, शरीर तृप्त हो गया, संसार में आए, पत्नी आई, बच्चे आए, आगे बढ़ा वंश, शारीरिक क्रियाएं कर ली, इधर उधर ताक झाक कर ली, अच्छा लग गया, यही सब है, उसे ले आए। अब ये क्या सोच रहे हैं, ये उसके साथ जोर जबरदस्ती करके या जैसे भी करके इनको अच्छा लग सकता है, पर व्हाट अबाउट लक्ष्मी, उसका कुछ नहीं है। इस कृत्य से महंत जरूर खुश हो जाएंगे, परंतु अबोध लक्ष्मी, यानी कि बिना किसी बोध के अबोध लक्ष्मी का जीवन प्रत्येक दिन बर्बाद कर रहे हैं, प्रत्येक दिन बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, डन, लिख लिया।
डन। चलें आगे। लिख लिया? विशाल, हम हर व्यक्ति पर इस तरीके की कंडीशंस को नहीं ला सकते, हमें नहीं पता किसकी क्या सच्चाई है, क्या है ना। तो ऐसे कई लोग आपने भी अपने जीवन में देखे होंगे जो आजीवन शादी ब्याह नहीं करते। जैसे मैंने गांव में कई लोग देखे, पहले क्या प्रथाएं होती थी कि 3 भाई हैं, उनमें 2 शादी कर लेंगे, एक ऐसे ही रहेगा लकड़ी वकड़ी लाने के लिए। अब तो लकड़ी नहीं लाना है, गैस पे खाना बनता है, ठीक है। तो वो पूरी जिंदगी कभी उनका कोई नाम भी आप नहीं सुनेंगे कि कहीं यहाँ खड़े देखा, कहीं उसकी औरत के साथ, कहीं उसकी बेटी के साथ। बहुत लोग ऐसे अपनी पूरी जिंदगी काट लेते थे, हमने सुना होगा किसी किसी के बारे में, ठीक है। तो है ना, तो ये हम इंडिविजुअली किसी पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, यहां ऐसा हो रहा है, ठीक है। और हमें जनरलाइज नहीं करना चाहिए किसी को, ठीक है। चल, ये लिख लिया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। यादव टोली का एक व्यक्ति है किस्नू। यादव टोली का किस्नू लक्ष्मी की दशा पर दया करते हुए कहता है, बहुत परेशान है। लिखे कि महंत जब लक्ष्मी को मठ पर लाया था, तो वह एकदम अबोध बालिका थी। कैसी थी? अबोध बालिका थी। कहाँ वह छोटी बच्ची और कहाँ ये 50 वर्ष का बूढ़ा? बताओ, कहाँ वह छोटी बच्ची और कहाँ यह 50 वर्ष का बूढ़ा? लिखे, रोज रात में जब लक्ष्मी रोती थी, ऐसा रोना कि सुनकर पाथर भी पिघल जाए। पाथर भी ऐसे ही लिखेंगे, पाथर को, पत्थर नहीं लिखेंगे, पिघल जाए। यादव टोली के जो किस्नू है वो ये कह रहे हैं, क्योंकि सब गांव के लोगों ने सारी चीजें देखी थी, ठीक है, सारी चीजों ने यहां पर ये चीजें देखी थी। लक्ष्मी जब मठ पे आई, बहुत कानूनी लड़ाई महंत ने लड़ी उसको लाने के लिए, लेकर आया, बच्ची थी। रोज रात को अपनी विकृत मानसिकता के चलते महंत उसे परेशान करता था। लक्ष्मी रोती थी। बाद में लोग अपनी स्थिति को ऐसे ही स्वीकार कर लेते हैं, लक्ष्मी ने भी कर लिया। महंत उसे इतना परेशान करता था। तो यहां पर ये कह रहा है किस्नू कि ऐसा रोना कि पाथर भी पिघल जाए, मेल्ट हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। मठ धर्म स्थान है भाई, ठीक है। मठो नहीं पता, मठाधीश,
है, मठाधीश यानी कि यही है महंत। तो जरूरी नहीं सब एक ही जैसे होते। ठीक, लिख ली? लिख लिया? लिखें? इस प्रकार की विकृत मानसिकता जिसको जिसके कारण स्वयं महंत लक्ष्मी को मठ पर अपनी शारीरिक इच्छाएं पूरी करने हेतु लेकर आते हैं, उसमें भी समाज मिलकर लक्ष्मी के माथे ही दोष मढ़ देता है। ऐसा ही तो होता है, लड़कियों के साथ कोई दुर्व्यवहार हो, बलात्कार हो, शिकार भी लड़कियां बने और गलतियां भी लड़कियों की है। ठीक है, लिखेंगे इसमें कि मर देता है कि लक्ष्मी ने माया बनकर महंत के धर्म को भ्रष्ट कर दिया। लड़कियां क्या हैं? लड़कियां माया है, और माया ठगनी है, माया ठग लेगी। ठीक है, माया क्या करती है? ठग लेती है। तो लक्ष्मी ने भी ठग लिया है, और लक्ष्मी ने इतने अच्छे भले इंसान का, इतने महान व्यक्तित्व का धर्म भ्रष्ट कर दिया। लिखें इसमें, मैला आंचल में इस प्रसंग को बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से रेणु जी ने प्रस्तुत करते हुए ये कहा है कि लिखे, लिख लिया? कि चढ़ती जवानी में, मतलब जब जवान थे महंत, चढ़ती जवानी में सतगुरु महाराज की कृपा से
महंत ब्रह्मचारी बने रहे। हमें क्या पता बने रहेगी नहीं, उस समय भी कुछ ना कुछ तो किया होगा। चढ़ती जवानी में, यानी कि जब जवान थे तब क्या बने रहे, तब ब्रह्मचारी बने रहे, है ना। और महंत, एक मिनट, इंद्रियों को जीत कर या इंद्रियों को वश में, इंद्रियां ही तो है जो वश में नहीं होती, इंद्रियों को वश में कर ब्रह्मचारी बने रहे। बूढ़े बुढ़ापे में तो इंद्रियां भी शिथिल हो जाती हैं, यानी कि सुप्त हो जाती हैं, है ना। बुढ़ापे में तो इंद्रियां भी शिथिल हो जाती हैं। माया के घात को सह नहीं पाती, यानी कि जैसे ही माया ने इस बार वार किया, पहले तो क्या था, पहले तो ठीक है, प्रतिघात कर रही थी, माने कि माया तो पहले भी आई होगी, माया ने तो पहले भी सताया होगा, पर पहले जवानी थी, प्रतिघात करने की क्षमता थी। अब दिक्कत है, अब दिक्कत क्या है कि अब बुढ़ापे में जो इंद्रियां थी वो शिथिल हो गई हैं, और शिथिल हुई इंद्रियां किसी भी प्रकार का प्रतिघात नहीं कर पाई, और प्रतिघात नहीं कर पाई इसलिए उसके वश में आ गई, और लक्ष्मी ने उनको अपने वशीभूत कर लिया, और वशीभूत करने के बाद में बड़ी दिक्कत आ गई, है ना, बड़ी दिक्कत आ गई। समझ आई बात? नोट कर लिया? ठीक है, लिख लिया? डन। लिखे नेक्स्ट। मेरीगंज या मैला आंचल में, मैला आंचल में व्याप्त अंधविश्वास, लिखे इसमें, फणीश्वर नाथ रेणु बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज का वर्णन अपने उपन्यास में बड़ी सजगता से किया है। बड़ी सजगता से किया है, जिसकी आर्थिक व्यवस्था कमजोर है। यह स्वाभाविक है कि जिस क्षेत्र में
जिस क्षेत्र का की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं, जहां वैज्ञानिकता, तार्किकता, मानव मूल्यों को केंद्र में न रखना नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां आधुनिकता का भावबोध नहीं है। यह स्वाभाविक है कि जिस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं, जहां वैज्ञानिकता नहीं, तार्किकता नहीं, मानव मूल्यों को केंद्र में नहीं रखा जा रहा, क्योंकि वहां आधुनिकता का भावबोध नहीं है, वहां वैज्ञानिक शिक्षा का अभाव है, वैज्ञानिक शिक्षा का अभाव है। अतः ऐसे स्थानों पर या ऐसे क्षेत्रों में अंधविश्वास तो होगा ही। क्षेत्रों में लिख लिए। ठीक है, छोटा ऊ बड़ी, ये कैसे होता है? जब हम खींच के किसी शब्द को बोलते हैं, खींच के बोला, मैं क्या बोला? खींच के बोला, तो जिसमें ज्यादा जोर लगता है उसमें बड़ी ई आती है। खिंच गया, खिंच गया, खिंच गया में छोटा। अब हम रेफरेंस देंगे उसका कि कहां पर, कि उसकी तो बड़ी ई, उसने कहा कि छोटी ई। ठीक है, बताऊं अभी, बताऊं? ठीक है, दिन दूना रात चौगनी। देखो आप कितना खींच रहे हैं किसी शब्दों को। फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, मेरी गंज जिला कितना खींचा, छोटी की। ठीक है, इसी तरीके से किसी दिन बता देंगे। अतः ऐसे क्षेत्रों में अंधविश्वास ही होगा भाई, और क्या होगा? लिख लिया? डन? ओके, लिखे आगे। अतः ऐसे क्षेत्रों में अंधविश्वासों का होना बहुत ही स्वाभाविक है। प्रसंग याद होगा, मलेरिया सेंटर खुल रहा है, गांव में मलेरिया सेंटर खुल रहा है, गांव में जो है अस्पताल खुल रहा है, तो डॉक्टर प्रशांत आते हैं गांव को बचाने के लिए। जोत की काका उनसे ही लड़ पड़ते हैं, तुम तो डॉक्टर हो, सुई भोंकते हो, बीमारी फैलाते हो। ठीक है, लिखिए, वो प्रसंग इसमें लिख सकते हैं। सरकार की तरफ से गांव में चिकित्सा हेतु डॉक्टर प्रशांत आते हैं, ताकि गांव में जागरूकता का प्रचार प्रसार कर
गांव के लोगों को बचाया जा सके। गांव के ही जोतकी काका अंधविश्वासों से भरे होने के कारण डॉक्टर प्रशांत का घनघोर विरोध करते हैं। लिखे, तुम तो डॉक्टर हो, सुई घोपोगे, तुम्हारा तो व्यापार चलेगा इससे, है ना। क्या कहते हैं, कोटेशंस याद रखना। लिखे, डॉक्टर लोग ही रोग फैलाते हैं। समझ आई बात। देह में सुई भोंक कर जहर दे देते हैं। मतलब जहर दे रहे हो तुम, ठीक है, जहर दे देते हैं। इससे आदमी हमेशा के लिए कमजोर हो जाता है। ठीक है, गांव में हैजा है, मलेरिया है ना। लिखिए, हैजा के समय गांव के कुओं में दवा डाल देते हो, जिससे गांव का गांव ही खत्म हो जाता है। क्योंकि पानी पिएगा वो, है ना, गांव का गांव खत्म हो। बताओ, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। हाँ, ऐसे ही कोशिश कर। ठीक है, कह रहे कि कोविड में, बिल्कुल, मैं कोविड में मैंने, मेरा जो था, हमने दिल्ली में ही काफी पहले ही, क्योंकि हमारी ताई जी की डेथ हो गई थी तो काफी दिक्कतें थी और वैक्सीन बस आने भर की देर थी, हमने तो भाई लगवा ली थी पहले ही, है ना। तो स्टार्टिंग वाला जो लोड था, मतलब वी वर ट्राइंग कि पेड भी लगवा लेंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। इवन यू कैन से कि दैट वाज पेड, है ना। दिल्ली में बहुत दूर दूर मिल रही थी, जैसे मुझे नियर बाय गुड़गांव मिली, एंड दैट वाज अ टाइम जब मेट्रो वगैरह भी नहीं चल रहे थे। तो कैब में 1,000 रुपए तो एक तरफ के लगी गए, 800-900 तो लगे ही होंगे एक तरफ के, एंड टू साइडेड कैब तो अप्रोक्स 1,500 2,000 लगे होंगे। तो फिर भी मैं गई, जहां सेंटर मिला ओके। और रात को 12 बजे बैठ के करते थे हम लोग, की सुबह के लिए जो स्लोट्स आए होंगे उसमें मिल जाए। 3-4 दिन तक ट्राई करा, तब तो मिला 5वें दिन। तो हम जब आए, मैं जब आई सेंटर से, जिस जिस कैब में आई, मैंने उससे पूछा, कह रहा कि, मैंने उसे बताया कि भैया यहाँ आ जाइए, ये यहाँ पर सेंटर है और यहाँ से मुझे पिक कर लीजिए। ओके, तो हट्टा कट्टा आदमी बैठा है, बताओ, कैब में। तो आई वॉज लाइक कि क्या ही उससे अभी बात ही कर लेते हैं थोड़ा। मैं समझती हूँ लोगों के ना, जब भी मैं किसी रिक्शा में या किसी से जाती हूँ तो मैं उनसे बात करती हूँ कि किस तरीके के चैलेंजेस तुम्हें आ रहे हैं, मतलब पता चले ना हमें ग्राउंड लेवल पर। हमें क्या पता कि आलू टमाटर क्या भाव चल रहे हैं, हमें तो नहीं पता, वो तो आ जाता है हमारे यहाँ पे तो डिलीवरीज, है ना, हमें तो ज्यादा पता नहीं है मतलब। तो मैंने उससे पूछा कि सर आपने लगवाया वैक्सीन? तो कह रहा है
ना ना भाई, मुझे शादी करनी है, मुझे मरना नहीं है। मैंने कहा अरे इससे क्या, मरते हैं क्या इससे? और मतलब सोचो, ही वॉज लिविंग इन दिल्ली या दिल्ली के आसपास कहीं तो रहता होगा, मैंने पूछा नहीं। पढ़ा लिखा, कैब चला रहा है, मैप चला रहा है, गट गट करके चीजें हैं, जूस पी रहा है, गाड़ी है उसकी अपनी, उसकी मानसिकता है। कह रहा है मुझे शादी करनी है, मुझे मरना नहीं। मैंने कहा अरे भैया ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं भी अभी लगवा के आई हूँ, जहर थोड़ो था। तो वो सिंह, नहीं नहीं मैम, हमारे घर के साइड में एक बंदे की अभी शादी हुई थी कोरोना में, कोरोना में शादी कर ली उन्होंने, क्योंकि कम खर्चा हो रहा था। और उसने और उसकी पत्नी ने, मतलब उसकी पत्नी ने वैक्सीन नहीं लगवाई, उसने लगवा ली शादी के बाद या पहले, वोटेवर। तो वो मर गया। मैंने कहा अरे भैया, तो शादी कौन करता है ऐसे में? इतने लोग आए होंगे, कौन इन्फेक्टेड है क्या है कैसे पता? इंजेक्शन, वैक्सीन से नहीं मरा, वो उन लोगों के इन्फेक्शन से मरा। बेचारा चला गया। वो बहुत दुख की बात है कि वो नवविवाहिता उसके घर में है अब। कह रहा उसने नहीं लगवाया, मतलब देवर ब्लेमिंग टू हर कि उसने आके मार दिया। ऐसे भी तो होता है ना गांव वगैरह में, खा गई आते ही ये करे, वो क्या क्यों खाएगी बेचारी? उसको क्या, वो तो और ज्यादा दुखी हो जाएगी अब। पता नहीं किसी के पास, किसी के पेरेंट्स के पास में कितना पैसा था क्या था, किसी के इमोशंस जुड़ रहे हैं, मतलब कुछ भी। मैंने कहा बहुत अच्छी सोच है भैया आपकी। तो शादी करनी है, पहले पहले शादी कर लूं, वैक्सीन बाद में लगाऊंगा। तो ये है, तो ये भी यही कह रहे हैं। तो पहले जो होता था वो लाल दवा जिसको बोलते थे, KMNO4, आई थिंक पोटेशियम पर मैग्नेट, आपने पढ़ा होगा, उसको डाल दिया करते थे कुओं में, लाल दवा, तो उससे वो मर जाया करते थे। अब तो कहाँ कुएं, है ना? तो कह रहे हैं कि तुम ही फैलाते हो, और जैसे ही हैजा फैलता है पूरे गांव में, तुम लोग आकर के, बहुत सारे लोग आकर के उसमें दवा डाल देते हो, फिर सारा सारा गांव मर जाता है। ठीक है, ये तो यहाँ पे है। ठीक है, लिख लिया। डन। नेक्स्ट, अंधविश्वासों, अंधविश्वासों एवं आडंबरों के परिणाम बहुत ही भयंकर साबित हो सकते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु ने इसको इन परिणामों को पार्वती एवं कमली एवं पार्वती की माँ, कह रही मेरी बेटी, रिश्ता टूट गया इसका, अपशकुनी है ये। अपशकुनी, कोई इंसान अपशकुनी कैसे हो सकता है? किसी का पति मर गया वो अपशकुनी हो गई, किसी के बच्चे नहीं हो रहे वो अपशकुनी हो गई। भाई तुम्हारा शरीर जितनी चीजें एडजस्ट करेगा तब तक तुम जिंदा रहोगे, जिस दिन एडजस्ट करना खत्म कर देगा तुम मर जाओगे। तुम्हारे शरीर में अगर तुम्हारे पति को या तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे। उसका सामने वाली सो कोल्ड बंध्या नारी से क्या मतलब? वो अपने शरीर के कारण बच्चे पैदा नहीं कर पा रही है, उसे देखने से तुम्हारे कैसे बच्चे रुक जाएंगे पैदा होने? कुछ भी। ठीक है, लिखे, कमली एवं पार्वती की मां, लिखे।
कमली की माँ कहती है कि कमली इसलिए बीमार है ना। कमली को बीमारी इसलिए हुई है क्योंकि उसका 3 बार रिश्ता टूट गया। अतः अब वह अपशकुनी अपशकुनी हो गई। अगर दिख गई तो हम भी मर जाएंगे। नहीं, अपशकुनी हो गई है, पागल है मतलब, अपशकुनी हो गई है। एवं अपशकुनी होने पर मनोरोग भी हो जाते हैं। भाई तुम उसे देखोगे नहीं, उससे बात नहीं करोगे तो उसे साइकेट्रिक की प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी, मानसिक रूप से। अपशकुनी को मनोरोग हो जाता है, ठीक है, मनोरोग हो गया है उसको, इसलिए डन। सारा का सारा सोसाइटी, माँ बाप सब उसे, है ना, डन। लिखो, आगे लिखो। लिख लिया, लिखिए आगे। मेरीगंज में आर्थिक परिपेक्ष, मेरीगंज में आर्थिक परिपेक्ष, फणीश्वर नाथ रेणु समाजवादी विचारधारा में विश्वास करते हैं और मेरीगंज का सांस्कृतिक सामाजिक वर्णन करने के बाद उसके आर्थिक पक्ष पर, उसके आर्थिक पक्ष पर पहुंच जाते हैं। रेणु के अनुसार जब तक मेरीगंज में गरीबी एवं जहालत रहेगी तब तक ये अंचल मैला मैला ही रहेगा। अंचल गरीबी और
गरीबी और जहालत जब तक इस प्रदेश में रहेगी, ये कैसा रहेगा? ओहो, ये गरीबी और जहालत के चलते कैसा रहेगा? ये रहेगा, मैला ही रहेगा अंचल। ठीक है, लिखे, लिख लिया? डन। क्या कह रहे हो निर्मला? जहालत का मतलब होता है अशिक्षा, अज्ञान। ठीक है, नहीं कहा जाता जाहिल, कहीं जाहिल गमार। अशिक्षा, अज्ञान, अनअवेयरनेस, नॉलेज का नहीं होना। ठीक है, लिख लिया? लिखिए नेक्स्ट। डॉक्टर प्रशांत के माध्यम से रेणु ने इस समस्या को विशेष तौर पर समझाने का प्रयास किया है। डॉक्टर प्रशांत चिकित्सीय, डॉक्टर प्रशांत लोगों से पैसा वसूल लेना, जैसे होता है ना कुछ डॉक्टर की, भगवान इतने मरीज पड़े आज मेरे दरबार में आके, है ना, वो उनके खिलाफ है। वो ये सोचते हैं चिकित्सा जो एक पेशा है, दैट इज वेरी प्योर प्रोफेशन। इसमें हमें लोगों के लिए अच्छा अच्छा सोचना चाहिए। हमें उनसे पैसे लेने, ये ठीक है, हमने अपनी लाइवलीहुड के लिए इस पेशे को चुना है, बट हम लोगों के लिए सुख का भी कारण बने, है ना। ऐसा नहीं है भगवान आए मेरे। एक बार हमारी दीदी है, उन्होंने पूछ लिया डॉक्टर से, पूजा कर रहे थे ऐसे ऐसे ऐसे, तो पता चला कि दीदी कह रही है उनको, कह रही अंकल जी आप क्या प्रे करते हो भगवान जी से? मेरी बहन बहुत मतलब पूजा पाठी है एकदम, हमें तो पता ही नहीं क्या मांगते हैं, उसको पूरा अनुभव होगा भाई। तो अंकल जी मुस्कुराए, तो कह रही जैसे हम लोग मांगते हैं कि ये वो अपनी विशेष भाई पूरा करने का तरीका, मांगने का तरीका। डॉक्टर को कह रही है आप ये मांगते होंगे कि आज खूब बीमार पड़े, खूब आए मेरे घर में, एकदम लाशें बिक जाए लोगों की। मतलब ऐसे नहीं बोला लाशें, ऐसे बोला कि खूब बीमार पड़े, खूब बीमारियां आए। डॉक्टर, मैंने कन्वर्सेशन भी सुनी है कुछ डॉक्टर्स की, कहते हैं यार सीजन ठीक नहीं था इस बार, सीजन यानी बुखार का सीजन सही नहीं था। पता नहीं लोगों ने वैक्सीन ले ली, कोरोना के बाद लोग बीमारी पड़ने बंद हो गए यार, इधर आ ही नहीं रहे कोई। बताओ अच्छी बात है बुरी बात? इसमें इंटरव्यू में विशाल पटेल यही पूछा जाएगा कि दिव्या, लड़कियों से खास तौर पर दिव्या की जर्नी बताओ, बीइंग अ नारी कैसी थी मैला आंचल में। क्या आपने उसकी आंचलिकता से, या रेणु की क्या भावना थी मैला आंचल को लिखने के लिए, या गोदान में जो हो रही है वो पूरे भारत के किसानों का कैसे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये सब सवालों। डॉक्टर प्रशांत लोगों से पैसा वसूल
करने को चिकित्सीय पेशे के विरुद्ध मानते थे। उनको काला आजार बीमारी है, ठीक है, काला आजार का इंजेक्शन बनाना था, है ना। या उनका मुख्य उद्देश्य, ये काफी उनका बड़ा उद्देश्य था विचारों का, मुख्य उद्देश्य काला आजार का इलाज खोजकर उसका निदान करना था। मीरीगंज आकर उनको पता चला, मीरीगंज में लोगों की स्थिति या लोगों की हालत, लोगों की स्थिति देखकर उनको ये रियलाइज हुआ, उनको ये ज्ञात हुआ कि जिनके सामने पहला प्रश्न ही भूख और बेबसी का हो, वो तो काला आजार से मर जाना पसंद करेंगे। मतलब क्यों लगवाएंगे वो बेचारे, उनके पास तो मतलब मौत ही, ठीक है। लेकिन ज्ञात हुआ कि जिन लोगों के सामने मूलभूत समस्या, मौलिक समस्या भूख और बेबसी की है, उनके लिए, भूख और बेबसी जिनके लिए ये समस्या है, उनके लिए, लिख लिया, उनके लिए इस दवा की कोई प्रासंगिकता नहीं है, कोई प्रासंगिकता ही नहीं है। जिन लोगों को दो वक्त का भोजन जुटाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, इतना संघर्ष करना पड़ रहा हो, वो दवाई के बदले हैजा और मलेरिया से ग्रसित होकर मर जाना प्रेफर करेंगे, ग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त करना पसंद करेंगे। क्या करेंगे वो इस दवा का, उन्हें बचना ही नहीं है। काहे के लिए बचना है भाई, उन्हें तो मर जाना ज्यादा पसंद है। ठीक है, ये चीज समझ ली, लिख लीजिए। लिख लिया। लिखे कि डॉक्टर प्रशांत ने अपने
सारे अनुसंधान के बाद यही निष्कर्ष निकाला है, यही निष्कर्ष निकाला है कि इनकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो इकोनॉमी है कि मेरीगंज में सभी समस्याओं के मूल में आर्थिक समस्या सबसे बड़ी समस्या है। आर्थिक समस्या सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, आगे लिखेंगे उपन्यासकार रेणु ने डॉक्टर प्रशांत के बारे में उपन्यास में लिखा है, उपन्यास में लिखा है कि डॉक्टर ने गांव की समस्या में दो मूल गांव की समस्या की नब्ज पकड़ ली, जिसके मूल में दो कारण हैं। जिसके मूल में दो कारण हैं, गरीबी तथा जहालत। गरीबी और जहालत के चलते ही वहां पर सारी समस्याएं विद्यमान है। ठीक है, डन, लिख लिया। रेणु ने न केवल समस्या को पहचाना है बल्कि उसके कारण भी बताए हैं। यहाँ गरीबी उत्पादकता की कमी के कारण नहीं, उत्पादकता की कमी के कारण नहीं, अपितु वितरण की मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत है, विषमताओं से उत्पन्न हुए हैं। अगली क्लास का टाइम हो गया इसलिए इसको लूंगी। ठीक है, गरीबी का कारण यहाँ पर क्या है? गरीबी का कारण यहाँ पर उत्पादकता में हुई कमी नहीं है। ठीक है, फिर क्या है? यहाँ पर गरीबी का कारण है जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है चीजों का। ठीक है, उसके कारण यहाँ पर गरीबी है। तो रेणु ने उन चीजों को भी यहाँ पर पहचाना है। ठीक है जी, उन चीजों को भी यहाँ पर क्या किया है? पहचाना है। पीडीएफ अभी डलवा दूंगी, और जो वो वाली मैंने हैंड रिटन कराई थी वो भी अभी आपको डलवा देती हूँ। ठीक है जी, अभी मतलब मैंने तो काफी देर पहले ही ग्रुप में डाल दिया था उसको, है ना। एक बार चेक कर लेना आप लोग, आ गई होगी मेरे हिसाब से। मैं तो लगातार क्लासेस में हूँ तो मैंने तो नहीं देखी, है ना। एक बार आप चेक कर लेना, आ गई होगी शायद। ठीक है जी, चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया, है ना, बहुत धन्यवाद आपका। ओके, ठीक है जी।
मेरे को मेडिसिन लेने जाना है। अब मैं कल जाऊंगी कि परसों, कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। एक बार इवेंट देख लेना कल, अगर कल का नहीं हुआ तो फिर हम जो है उसे अगले दिन में, मतलब अब मेरे को जाना है घर, है ना, तो उसमें हम उसे करते हैं। ठीक है जी, अजय, चलो, थैंक यू सो मच।